तो अब आगे पढ़ते हैं, इसको याद रख ले। जो NMD होते हैं रिसेप्टर होते हैं, इनकी अगर ओवर एक्टिविटी हो जाती है, ALS करते हैं, माइलोट्रोपिक ये सिंड्रोम था जो कि उसको है स्टीफन हॉकिंग को। हाँ, तो ALS है जो सिंड्रोम, उसमें NMD की ओवर एक्टिविटी की वजह से होता है। अब आ जाता है नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर गाबा। गाबा हमें पता है कि ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अभी इनहिबिटरी कैसे है इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये सेल है, न्यूरॉन का सेल मान के चलती हूँ, ठीक है। ये न्यूरॉन का सेल है, इसमें चैनल्स लगे। कौन से चैनल? क्लोराइड चैनल्स। इनके थ्रू क्या होता है? क्लोराइड अंदर आ सकता है, ठीक है। ये चैनल लेट से बंद रहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ दोबारा बना रही हूँ। ये चैनल है क्लोराइड के चैनल। इनके ऊपर यहाँ पे क्या है? एक साइट है जिस पे आके गाबा बैठ सकता है। अब क्या होता है, जब ये चैनल खुलेगा तो क्लोराइड अंदर आ जाएगा। क्लोराइड के अंदर आने से क्या होता है बताया मैंने, यहाँ पे बताया था। क्लोराइड आने से क्या होता है, मैं दोबारा बता रही हूँ। अब हमें पता है कि एक सेल है वो तभी स्टिमुलेट होता है जब उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है। क्यों? क्योंकि एक सेल है वो RMP पे रहता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उसके पास, जो कि नेगेटिव में होती है, ठीक है। हाँ, तो RMP होता है न्यूरॉन का -70। तो ये मतलब -70 मिलीवोल्ट इस पे रहता है, ठीक है। इस वोल्टेज पे ये स्टिमुलेट नहीं होगा, रेस्ट पे रहता है। ना इसके अंदर एक्साइटेशन है ना ही इनहिबिशन है, ठीक है। अब हमें इसको एक्साइट करने के लिए इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज लाना पड़ता है। पॉजिटिव चार्ज से क्या हो जाएगा, ये माइनस की जो वोल्टेज है ना इसकी, ये पॉजिटिव वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी। लेट्स से +30 में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आने लग गया। अब वो एक लेवल पहुंच जाएगा, ये कितने मतलब पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा कि इसका वोल्टेज 30 हो जाएगा। जैसे 30 हो गया, अब ये स्टिमुलेट हो जाएगा। ओके, क्या बोलेंगे हम कि नर्व हैज़ बीन स्टिमुलेटेड, या इसी को क्या बोलते हैं, नर्व डीपोलराइज हो गई है। जब नर्व डीपोलराइज हो जाती है तब वो कंडक्ट करती है। सिमिलरली जो अगला पार्ट है उसका, न्यूरॉन का, उसमें भी पॉजिटिव आ गया, वो भी स्टिमुलेट हो गई, ठीक है। तो ऐसे करके पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट से ही एक सिग्नल है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचता है। मेन बात है कि हमें RMP को माइनस से एक थ्रेशोल्ड तक पहुंचाना होता है जब वो डीपोलराइज हो जाए। तो मेन बात क्या है कि हमें इसके अंदर, सेल के अंदर कौन सा चार्ज लाना है? पॉजिटिव चार्ज लाना है, क्योंकि नॉर्मली माइनस में रहता है। क्या होगा अगर ये चार्ज -70 से -90 चले जाए? तो हमें अभी तो हमें सिर्फ -70 से +30 तक जाने में इतना एफर्ट लग रहा था। अब तो -90 से पहले उसको -70 पे लाओ, फिर -70 से +30 पे लाओ, तो अब और ज़्यादा एफर्ट लगेगा ना हमें। तो अगर आप नॉर्मल से भी लोअर लेवल पे उस मतलब और कम ले आओ ना उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो इस स्टेज को बोल देते हैं हाइपर पोलराइजेशन। और जब सेल हाइपर पोलराइज हो जाता है तब और डिफ़िकल्ट हो जाता है हमें उसको स्टिमुलेट करना, क्योंकि और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज लाने पड़ेंगे हमें उसको थ्रेशोल्ड तक पहुंचाने के लिए, उसको डीपोलराइज करने के लिए, ठीक है। तो ये बात कॉन्सेप्ट समझिए। अब मान के चलते हैं ये सेल था हमारे पास, इसका RMP मैंने बोला कितना है, -70 है। क्या होगा अगर इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आए? तो ये -70 से थोड़ी टाइम बाद आता गया +30 तक पहुंच जाएगा और ये डीपोलराइज हो जाएगा। अब एक कंडीशन ले लेती हूँ, क्या हो गया अगर ये इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आता जाए? -70 तो पहले से था, नेगेटिव था, अब और नेगेटिव चार्ज आ गया तो -70 से -90 हो जाएगा। तो ये वाली केस बन गई यहाँ पे, ये वाला हाइपर पोलराइजेशन वाला। और हाइपर पोलराइजेशन को मुश्किल होता है इसको स्टिमुलेट करना। तो अगर इस क्लोराइड चैनल से ये खुल जाता है और इसके अंदर क्लोराइड आते रहते हैं, तो इसका RMP -70 से -90 चला जाएगा, और माइनस हो गया क्योंकि और नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। यही काम करता है गाबा। गाबा का यहाँ रिसेप्टर होता है। गाबा क्या करता है, यहाँ गाबा आके बैठ जाता है इस रिसेप्टर पे और इस चैनल को खोल देता है। दरवाजे खुल गए, क्लोराइड आता जाएगा, इसको नेगेटिव कर देगा। तो क्या अब ये जो सेल है ये डीपोलराइज हो जाएगा? नहीं, अब इसको और ज़्यादा एफर्ट चाहिएगा डीपोलराइज होने के लिए, बट इतना तो पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं पाएगा, तो ये सेल इनहिबिट हो गया। अब कुछ भी कर लो, इसको आप स्टिमुलेट नहीं कर सकते हो। इसी तरह कंडक्शन आगे नहीं फैलेगा। कंडक्शन तभी फैलता है जब सेल में पॉजिटिविटी आती है, अब तो नेगेटिव आ रहा है। तो गाबा ने क्या किया, उस सेल को इनहिबिट कर दिया, इसलिए गाबा को हम इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। मेन रोल कैसा है इसका, क्लोराइड के चैनल खोल के क्लोराइड को अंदर ले आता है, हाइपर पोलराइज कर देता है सेल को। ओके, सो गाबा इज इनिबिशन करता है बाय ओपनिंग द क्लोराइड चैनल, और जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। हाइपर पोलराइजेशन मतलब RMP से भी और नीचे चला गया
आपका पोटेंशियल, सेल के अंदर जो वोल्टेज रहती है। ओके, अब ये कंडीशन देखते हैं हंटिंगटन कोरिया वाली। हंटिंगटन कोरिया, अब देखते हैं हंटिंगटन कोरिया वाली। ठीक है, तो हंटिंगटन कोरिया के बारे में दो बात लिख लेते हैं पहले। हंटिंगटन कोरिया, हंटिंगटन कोरिया में ये ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स का एग्जाम्पल है। ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स का मतलब होता है नॉर्मली एक इंसान में लेट से 50 के आसपास CAG मतलब उसके पूरे DNA में CAG ये जो है ना, तीन ट्राई लिखा है। ट्राई मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड, CAG ना, मतलब एक रीजन पे 50 बार आना चाहिए। बट क्या होगा अगर वो 200 250 तक पहुंच जाए, 400 तक पहुंच जाए, मतलब 50 बार से रिपीट होना नॉर्मल है, 400 बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हंटिंगटन कोरिया डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो कंडीशन है ये ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, उसका एग्जाम्पल में आता है। तो क्वेश्चन आता है हंटिंगटन कोरिया में कौन सा न्यूक्लियोटाइड रिपीट होता है? CAG, कैग। ठीक है, कैग रिपीट होता है। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? हंटिंगटन में हंटिंग है, हंटिंग मतलब हंटर, हंटिंग शिकार। शिकार किससे करते हैं हम? पकड़ के उसको किस में डाल देते हैं? केज। केज किसे कहते हैं? पिंजरा। ठीक है, तो CAG से याद रखना, ये पहले 3 अल्फ़ाबेट है, ये आपके ट्राई न्यूक्लियोटाइड है। फिर है CAG। इससे क्या याद रख सकते हैं हम? C से याद रखेंगे, इसमें कौन सी न्यूक्लियस अफेक्ट होती है? कोडेट न्यूक्लियस अफेक्ट होती है, मतलब उसकी अट्रोफी हो जाती है। अट्रोफी मतलब वो छोटी हो जाती है, कोडेट न्यूक्लियस। A से क्या याद रखना है? ये सारी चीज़ें कम होंगी। ओके, इसको बहुत अच्छा निमोनिक, इसको एज इट इज़ याद रखना। हंटिंगटन कोरिया, हंटिंग मतलब शिकार। शिकारी क्या यूज़ करते हैं? केज, पिंजरा। कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? CAG। तीनों चीज़ कम होंगी। C से कोडेट, अट्रोफी, कोडेट की साइज़ छोटी हो जाएगी। A से एसिटाइलकोलिन भी कम हो जाएगा बॉडी में। दूसरा है G फॉर गाबा, गाबा भी कम हो जाएगा। ठीक है, 3 इस निमोनिक से कितना कुछ पता। हाँ, फिर क्वेश्चन आता है कौन सा क्रोमोजोम अफेक्ट होता है? तो CAG कितना है? 4 अल्फ़ाबेट है, तो याद रखना क्रोमोजोम 4। ओके, अब आते हैं सो हंटिंगटन कोरिया में CAG, लॉस ऑफ गाबा, एसिटाइलकोलिन गाबा, इन दोनों का लॉस हो जाता है। अब हम न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ रहे हैं, इसलिए ये सिंड्रोम, ये बीमारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एसिटाइलकोलिन भी कम हो गया और गाबा भी कम हो गया। अब इसकी वजह से अब हमें पता है गाबा क्या कर रहा था? गाबा कर रहा था इनहिबिशन मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल भेजने से रोक रहा था। अब क्या होएगा अगर वो रोक ना पाए? तो अबनॉर्मल मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इनहिबिशन नहीं हो रहा है। मैंने क्या बताया, इनहिबिशन क्यों ज़रूरी है? जब रिक्वायर्ड मूवमेंट्स नहीं चाहिए तब नहीं होती है। रेस्ट पे रहना है हमें, किसी भी पार्ट को तो रेस्ट पे रहता है, क्योंकि सिग्नल नहीं जा रहा है वहाँ पे, तो ये ज़रूरी है। बट यहाँ पे हंटिंगटन कोरिया में आपका गाबा डिक्रीज़ हो गया है। गाबा तो इनहिबिटरी था, तो अब इनहिबिशन नहीं हो रही, इसका मतलब मूवमेंट्स होने लगेंगी। इसलिए किसका एग्जाम्पल है? कोरिया। कोरिया का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल रैपिड इनवॉलेंट्री मूवमेंट। मतलब उसमें वीडियो देखना हंटिंगटन कोरिया की, उसमें इंसान ऐसे ऐसे मूवमेंट करता रहता है, हाथों की मूवमेंट, उसकी मूवमेंट कभी नहीं रुकती, हाथ की मूवमेंट ऐसे ऐसे चलती रहेगी, से डांस कर रहा है वो हाथों से। तो हंटिंगटन कोरिया इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती रहती है। फिर है स्ट्रिक्निन। स्ट्रिक्निन हम पढ़ते कहाँ? फॉरेंसिक में। स्ट्रिक्निन नक्स वोमिका है इसका पूरा नाम। इसमें इसके जो सीड होते हैं वो बटन डॉग बोलते हैं उसको। ऐसा लगता है जैसे शर्ट पे लगाने वाले बटन और RBC की तरह दिखते हैं साइड से, मतलब बटन की शेप के होते हैं। स्ट्रिक्निन, ओके, तो ये केमिकल है उसमें स्ट्रिक्निन। स्ट्रिक्निन क्या करता है? इट इज़ एन एंटागोनिस्ट ऑफ ग्लाइसिन। अब अगर पता हो स्ट्रिक्निन, अगर हम फोरेंसिक में पढ़ते हैं स्ट्रिक्निन क्या करता है? स्ट्रिक्निन अगर कोई कंज्यूम कर लेता है तो उसमें स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाती है। स्पास्टिक पैरालिसिस मतलब जैसे कि टेटनस के इंसान में बॉडी अकड़ के बेंड हो जाती है ना, सिर यहाँ पाँव यहाँ, सिर यहाँ पाँव यहाँ, अगर ये लेटा है तो ऐसे पूरी बॉडी बेंड हो जाती है। तो स्ट्रिक्निन में भी ऐसा होता है, टेटनस में भी ऐसा होता है। तो स्ट्रिक्निन ने क्या की? स्पास्टिक पैरालिसिस कर दी
स्पास्टिक मतलब एक्सेसिव टोन आ गई बॉडी में बट पैरालिसिस है। तो स्ट्रिक्निन क्या करती है, इट इज़ एन एंटागोनिस्ट ऑफ ग्लाइसिन, ये लाइन एज इट इज़ याद रखना। ग्लाइसिन क्या है, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इनिबिशन नहीं होगा तो एक्सेसिव मूवमेंट हो जाएगी और ये स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाएगी। स्ट्रिक्निन का इतना ही याद रखना है। टिटैनोस्पैज़मिन जो टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई करता है, उसके मतलब क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई के पास ये केमिकल होता है, ये टॉक्सिन होता है, वो भी इस टॉक्सिन की हेल्प से स्पास्टिक पैरालिसिस कर देता है। वो भी ग्लाइसिन को एंटागोनाइज कर देता है, इसको इफेक्ट को ख़त्म करके इसके रिसेप्टर पे खुद बाइंड हो जाता है और ग्लाइसिन नहीं बाइंड होता है। तो ग्लाइसिन तो इनिबिट कर रहा था, अब इनिबिट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से एक्सेसिव टोन बढ़ जाती है बॉडी की। टोन बढ़ जाती है तो बॉडी अकड़ जाती है। तो स्ट्रिक्निन और टिटैनोस्पैज़मिन का रोल है ग्लाइसिन को इनिबिट करके रख देना, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सेसिव स्पास्टिक मतलब टोन बढ़ जाती है बॉडी की, खींचन आ जाती है। ओके, अच्छा तो ये वाला टॉपिक भी हमारे रिसेप्टर में रह गया था शायद, यहाँ कवर करते हैं। तो हमने रिसेप्टर्स, हमने फाइबर्स पढ़े थे, ठीक है। तो हमने एक के 4 टाइप पढ़े थे। हमने पढ़े थे अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, राइट। तो उसमें से क्वेश्चन आता है इनसे कि पेन के लिए कौन कौन से फाइबर सिग्नल कैरी करेंगे, और थर्मो मतलब हीट के लिए कौन कौन से फाइबर्स सेंसेशन कैरी करके लेके जाते हैं, ठीक है। तो पेन के लिए याद रखना है ए डेल्टा एंड सी टाइप है जो वो कैरी करते हैं पेन की सेंसेशन। सपोज किसी ने प्रिक किया, अब वो पेन है वो ब्रेन तक किन फाइबर्स के थ्रू जाएगा। तो हमने जो 4-5 तरह के पढ़े थे उनमें से ए डेल्टा एंड सी टाइप के सी फाइबर्स कैरी करते हैं। फ़र्क ये है, ए डेल्टा है वो फास्ट पेन को कैरी करके लेके जाता है, जबकि सी टाइप फाइबर है वो स्लो क्रॉनिक पेन को कैरी करता है, ठीक है। इसको इसको ऐसे याद रखना, डेल्टा है तो फास्ट पेन मतलब एक्यूट पेन एंड शार्प पेन। फास्ट पेन मतलब अगर पिन प्रिक करी तो आपको बहुत ही एक्यूट थोड़े टाइम के लिए पेन हुआ, और वो शार्प पेन था और वो एकदम से फील हुआ आपको, तो वो फास्ट पेन। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक फास्ट पेन के हो गए। जैसे कांटा चुभ गया सडनली तो ये पेन हो गया, तो ए डेल्टा कैरी करता है। स्लो पेन, क्रॉनिक पेन, ये सी टाइप फाइबर। सी से स्लो, सी से मतलब सी से ऐसे रख सकते हैं, सी से स्लो, सी से क्रॉनिक। क्रॉनिक पेन मतलब बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। डल पेन, यहाँ भी डल भी लिख लो। डल मतलब अभी ये जैसे ये तो शार्प था, ये डल है। शार्प क्या होता है, एकदम से चुभता है और चला जाता है, चुभता है चला जाता है, आता है जाता है, ठीक है। डल क्या होता है, जैसे कि बहुत टाइम से हल्का हल्का पेन हो रहा है, चुभन वाला नहीं है बट वो ऐसा लग रहा है पेन है, वो डल पेन है। स्लो है पेन, धीरे धीरे से हो रहा है, ठीक है। एंड क्रॉनिक बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है। तो ये जो पेन की कैरेक्टरिस्टिक है ये सी वाला कैरी करता है, और फास्ट, शार्प, एक्यूट, सुपरफिशियल, हाँ इसको सुपरफिशियल भी बोलते हैं। सुपरफिशियल पेन, फास्ट पेन एंड एक्यूट पेन, ये 3-4 कैरेक्टरिस्टिक डेल्टा। और ये स्लो, डीप, डल, क्रॉनिक पेन सी वाला। इसको एज इट इज़ याद रखना, सी स्लो, ठीक है। सुपरफिशियल वाला डेल्टा। अब आ जाता है दूसरा थर्मो की सेंसेशन मतलब हीट कोल्ड की जो सेंसेशन है वो कौन से फाइबर्स कैरी करके लेके जाते हैं। इसमें याद रखना है, कोल्ड से याद रखना है कि कोल्ड जब हम लिखते हैं तो इसमें सी से एंड डी से 2 फाइबर याद रखना है, सी फाइबर्स एंड डी से ए डेल्टा फाइबर्स, ठीक है। सी फाइबर एंड ए डेल्टा फाइबर्स कैरी करते हैं कोल्ड, सी फाइबर एंड डी से डेल्टा फाइबर्स ये कैरी करते हैं। वार्म कौन कैरी करता है, सिर्फ सी फाइबर्स कैरी करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद इस बार इन दोनों में से इस बार के क्वेश्चन पेपर में था कोई क्वेश्चन इस बार के एफएमजी में, ठीक है। तो पेन सेंसेशन एंड हीट कोल्ड टेम्परेचर सेंसेशन के फाइबर्स हो गए। अब जो रिसेप्टर्स होते हैं ना उनके बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास सेंसेशन है टच सेंसेशन, प्रेशर सेंसेशन एंड वाइब्रेशन। तो टच के लिए हमारे पास स्किन में मर्कल रिसेप्टर है, मीजनर रिसेप्टर है। ये दोनों सुपरफिशियल रिसेप्टर है, मतलब ये एपिडर्मिस की ऊपर टॉप मतलब शुरू की लेयर्स में ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये टच को सेंस कर पाते हैं। ये सुपरफिशियल हो गए मर्कल और मिजनर, ओके। अब आते हैं प्रेशर को सेंस करते हैं रफीनी होते हैं, इनके एक बार स्ट्रक्चर देख लेना कैसे कैसे होते हैं। ये प्रेशर को सेंस करता है, प्लस ये जॉइंट में प्रेजेंट होता है।
तो ये जॉइंट की मूवमेंट को, जॉइंट की उसको सेंस करता है। और वाइब्रेशन को सेंस करने के लिए पेसिनियन है, पेसिनियन ऐसे दिखता है। ये दोनों डीप रिसेप्टर होते हैं, मतलब स्किन में थोड़े डीपली लोकेटेड होते हैं, ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। पेसिनियन मतलब होता है पैसिफिक ओशियन, नहीं होता है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन में ऐसे कलर की वेव्स उठती हैं और उस महासागर में, पैसिफिक ओशियन में वाइब्रेशन, पानी में वाइब्रेशन होती है। तो इन तीनों को लिंक कर लेना। और वो जो ओशियन है वो डीप है बहुत, तो पेसिनियन, वाइब्रेशन, डीप और ऐसी शेप। तो ये इनके स्ट्रक्चर्स देख लेना गूगल पे कि कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं और कैसे कैसे शेप होती है इनकी। अब एक क्वेश्चन था कि ब्रेल रीडिंग में आपका कौन सा रिसेप्टर करता है। ब्रेल रीडिंग किसे कहते हैं? जो अंधे होते हैं तो वो टच वर्ड्स को, उठे हुए वर्ड्स होते हैं उनको टच कर करके पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो उनके लिए उनकी स्किन पे कौन से रिसेप्टर्स उनको बताते हैं कि क्या कौन से वर्ड है। तो उसमें याद रखना मर्कल है ना, जो मर्कल, वो आपका ब्रेल रीडिंग में हेल्प करते हैं। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ब्रेल रीडिंग किससे एसोसिएटेड है? ब्लाइंडनेस से। तो मर्कल से माइकल, माइकल इज़ ब्लाइंड, इसलिए मर्कल ब्रेल रीडिंग में हेल्प करते हैं। माइकल इज़ ब्लाइंड। अब क्वेश्चन आता है इन से में से जो फास्ट अडेप्टिंग कौन है एंड स्लो अडेप्टिंग कौन है। बस सीधा क्वेश्चन आता है फास्ट एंड स्लो अडेप्टिंग। तो उसके लिए निमोनिक याद रखना, मिस पैसिफिक इज़ फास्ट, ठीक है। मिस पैसिफिक इज़ फास्ट। तो जैसे मिस इंडिया होता है, मिस वर्ल्ड होता है, ऐसे मिस पैसिफिक वो फास्ट है, जल्दी जल्दी सारे कंपटीशन में जीत रही है। तो फास्ट अडेप्टिंग में आपके पास दो आ जाएंगे, एक तो मिस और एक पैसिफिक। तो फास्ट अडेप्टिंग रिसेप्टर कौन से हैं? मीजनर और पेसिनियन। मीजनर और पेसिनियन है, ये फास्ट अडेप्टिंग है। बच्चे कौन से? मर्कल, रफीनी, ये और एक नर्व एंडिंग्स होती है पेन की, ये तीनों आ जाते हैं स्लो अडेप्टिंग। फास्ट के लिए आपके पास मीजनर और पेसिनियन है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन कभी आया था।